हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम रचनाकार सीरीज की अगली वीडियो लेके आए हैं। इसमें एक अलग रचनाकार की बात करेंगे, हिंदी साहित्य में जिनका योगदान रहा है उनमें से किसी एक रचनाकार की बात करेंगे। इससे पहले कई सारी वीडियोस आ चुकी हैं, आप वो देख सकते हैं। हिंदी का अपना प्लेलिस्ट है एग्जामवेट का ऑफिशियल चैनल पे, आप उसमें जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। ये जो रचनाकार सीरीज ला रहे हैं हम, वो किसी एक एग्जाम के लिए नहीं है। आप चाहे यूजी लेवल पे हो, पीजी पे हो, पीएचडी या जेआरएफ किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो हिंदी साहित्य से संबंधित, उन सभी के लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको अलग अलग रचनाकारों के पूरे जीवन साहित्य को एक बार में देखने का मौका मिल रहा है और याद करने का तरीका भी बता रही हूँ। साथ ही कौन कौन सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है, किस तरह से सवाल आ सकते हैं, कैसे सवाल बन सकते हैं, वो सब भी बता रही हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। आज हम शुरू करते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं के बारे में बात करेंगे और भारतेंदु हरिश्चंद्र के पूरे जीवन काल के बारे में बात करेंगे। तो ये देखते हैं हम। इससे पहले जो वीडियो थी वो हरिओद पे थी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद पर, वो भी आप जाके देख सकते हैं। आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र पे। इनका जो जीवन काल था वो बहुत छोटा था, बहुत कम ही समय तक ये जिए, सिर्फ 35 वर्ष की इनकी उम्र थी। पर इन 35 वर्षों में इन्होंने जो काम किया है हिंदी साहित्य जगत में, तो ये आधुनिक काल के पुरोधा और पितामह कहलाए बाद में चल के, क्योंकि इन्हीं से खड़ी बोली की कविता का शुरुआत हुआ, इन्हीं से खड़ी बोली के आधुनिक काल में गद्य साहित्य का विकास हुआ। इन्होंने नाटकों में बहुत अच्छा काम किया है, नाटक जो साहित्य का एक विधा के रूप में उसमें बहुत अच्छा काम किया, नाटक मंचन में बहुत अच्छा काम किया है। तो अपने समय में इन्होंने बहुत ज़्यादा नया काम किया है, तो पितामह कहलाए हैं ये आधुनिक हिंदी साहित्य के। तो इनका समय बेशक कम था, पर कम उम्र में ही इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम करके दिखाए, जिसकी वजह से इनका नाम हमेशा के लिए हिंदी साहित्य जगत में अमर हो गया। इनका समय देख लीजिए, 1850 में इनकी पैदाइश है और 1885 में इनका निधन हो गया था। सिर्फ 35 वर्ष तक जिए थे ये, और इसी छोटे जीवन काल में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, उस पर हम बात करेंगे। काव्य संग्रह इनका एक ही है जो खड़ी बोली में प्रकाशित है। कई सारी और काव्य संग्रह प्रकाशित हैं, लेकिन वो ब्रज भाषा में है। तो हमने, क्योंकि आधुनिक साहित्य की बात कर रहे हैं, खड़ी बोली साहित्य से ज्यादा सवाल आते हैं, तो पूछा जा सकता है कि इनका खड़ी बोली में रचित काव्य संग्रह कौन सा है। तो फूलों का गुच्छा नाम से इन्होंने काव्य संग्रह प्रकाशित करवाया है खड़ी बोली में, ये आपको नाम ध्यान रखना है। इसके अलावा कविता जो इंपॉर्टेंट है, जो हिंदी में प्रकाशित हुई है, उनमें से एक है विजयिनी विजय वैजयंती, जो कि मिस्र में भारतीय सेना के विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में लिखी गई थी। क्या नाम है? विजयिनी विजय वैजयंती। मिस्र के मिस्र में जो युद्ध हुआ था उसके संदर्भ में है ये। तो सवाल इससे बन सकता है कि किससे संबंधित है इस कविता में, कौन से प्रसंग की बात की गई, ये भी पूछा जा सकता है। और इस प्रसंग को आधार बना के पूछा जा सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सी कविता ऐसी है जो मिस्र में भारतीय सैनिकों के युद्ध विजय पर लिखी गई है। तो कौन सी है? विजयिनी विजय वैजयंती। दूसरा कौन सा है? तदीय सर्वस्व। ये अनुदित कविता है जो कि नारद भक्ति सूत्र से लिया गया है, इसका इन्होंने अनुवाद किया है, ये भी हिंदी में है। तो इन दोनों की चर्चा ज्यादा होती है, इन दोनों से ही ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। फिर आते हैं इनके दूसरे साहित्य पे, जो गद्य साहित्य है। काव्य में इन्होंने, खड़ी बोली में थोड़ा कम काम किया है, लेकिन गद्य साहित्य में इन्होंने बहुत काम किया है। निबंधों के बारे में सबसे पहले जानेंगे। निबंध जो कि खड़ी बोली में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, उनमें से है बादशाह दर्पण। ये पूछे ही जाते हैं सवाल कई बार कि बादशाह दर्पण किसका निबंध संग्रह है या किसका निबंध है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। नाटक नामक निबंध भी है। ये नाटक वाला नहीं, नाटक निबंध, नाटक नाम से इन्होंने निबंध लिखा है, जिसमें इन्होंने नाटक की विशेषताएं, नाटक की सिद्धांत की पर बात की है कि नाटक में क्या क्या होना चाहिए, क्या गुण होने चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके सारे सिद्धांत की बात की है। तो ये भी निबंध है। कश्मीर कुसुम, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, ये भी निबंध का नाम है। ईश्वर बड़ा विलक्षण है। इसके अलावा भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। और वैष्णवता और भारतवर्ष। तो आपको इन 5-6 नाटकों निबंधों के नाम ध्यान रखने हैं। इनमें से सवाल आ सकते हैं कि निम्नलिखित या उपरोक्त निबंध किसका है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि उपरोक्त निबंध जो है वो किसका लिखा गया है, या फिर नाटक नामक निबंध किसका है। तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए किसका है नाटक नामक निबंध, या बादशाह दर्पण किसका है, या फिर भारतवर्ष की उन्नति कैसे होगी, ये किसका है। ये सारे भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। आगे बढ़ते हैं। इनके गद्य साहित्य में इन्होंने उपन्यास के पर भी थोड़ा बहुत काम किया है, आलोचनाएं हैं, पत्रिकाएं प्रकाशित की हैं, उसकी बात कर लेते हैं। उपन्यास में इनके योगदान को देख लेते हैं क्या क्या था। उपन्यास शब्द का सबसे पहला प्रयोग इन्होंने ही किया था। अंग्रेजी में तो नॉवल चल रहा था, पर हिंदी में उपन्यास शब्द का प्रयोग सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था, ऐसा माना जाता है। नावेल का अर्थ उपन्यास इन्होंने ही दिया। 1875 में मालती नामक अधूरा उपन्यास इन्होंने लिखा था, और उसी में सबसे पहले इन्होंने उपन्यास नाम का इस्तेमाल किया है। तो किस में किया है? मालती नामक उपन्यास में। ये उपन्यास अधूरा है, इसे कहानी भी कई लोग कहते हैं, क्योंकि अधूरा है, छोटा सा उपन्यास है ये। दूसरा इनका कुछ आप बीती कुछ जग बीती भी है। ये भी कहानी नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है, पर है ये असल में उपन्यास की सारी विशेषताएं इसमें मिलती हैं। छोटा उपन्यास है पर उपन्यास है, तो कहानी नाम से ही प्रचलित है और उपन्यास नाम से ही प्रचलित है। तो जैसे भी आपसे सवाल पूछा जाए आपको उसका जवाब देना है। फिर
आलोचना देखते हैं, वही जो हमने नाटक नामक निबंध की बात की उसको आलोचना में भी गिना जाता है, क्योंकि वो सैद्धांतिक आलोचना की शुरुआत थी। आलोचना की भी शुरुआत इन्होंने की है, सैद्धांतिक पहली सैद्धांतिक आलोचना यही है इनकी, और हिंदी साहित्य की भी यही पहली सैद्धांतिक आलोचना है। तो अगर ये सवाल आता है तो आपको यही बताना है कि नाटक नामक निबंध जो है वो पहली सैद्धांतिक आलोचना है, किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। 1883 में आई है, सैद्धांतिक नाटक है ये। पत्रिकाओं की बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस समय पत्र पत्रिकाओं के जरिए ही लोगों से जुड़ा जाया था, प्रचार प्रसार हो रहा था हिंदी साहित्य का। 3 इनकी पत्रिकाएं हैं, इन्होंने जीवन काल में निकाला है। पहला है कवि वचन सुधा 1868 में, दूसरा हरिश्चंद्र मैगजीन, पहला है कवि वचन सुधा 1868 में, दूसरा है हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में, और तीसरा है बाला बोधिनी 1874 में। तो आपको इन तीनों का क्रम, इन तीनों का नाम ध्यान रखना है। सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। ये 3 दे दिया जाएगा और एक ऐसा कोई नाम दे दिया जाएगा जो कि मिलजुल खाती है, तो इससे या तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से, जैसे भारतेंदु नाम से भी एक पत्रिका प्रकाशित होती थी, हो सकता है उसका ही नाम दे दिया जाए। तो कई सारे ऐसे छात्र जो कि नहीं पढ़ के गए हैं, उन्हें लगा कि भारतेंदु नामक पत्रिका तो पक्का भारतेंदु हरिश्चंद्र की होगी, अब इनमें से कोई सा वो टिक करके आ जाएंगे, जबकि उन्होंने भारतेंदु नामक कोई भी पत्रिका नहीं लिखी है, वो किसी और ने लिखी है, उस पर हम आगे बात करेंगे। ये तीनों पत्रिकाएं उनकी हैं, इन तीनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। फिर आते हैं अब हम इनके नाटकों पे। मौलिक नाटक और अनुदित नाटक, इसमें बहुत ज्यादा संख्या में इन्होंने लिखा है। इस पर हमने एक दूसरी वीडियो में बात कर रखा है, जो कि आपको आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में या फिर हिंदी के प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा, कि किस तरह से शॉर्ट ट्रिक से आप नाटकों को याद कर सकते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों के नाम याद कर सकते हैं। यहाँ हम एक और बार इसकी चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि एक लिख लेती हूँ पहले। ये मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है अल्फा बीटा गामा, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप एग्जाम बैठ के ऑफिशियल इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों को फॉलो करके रखिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। थोड़ा यूनिक नाम है ये, तो याद करना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि मैथ्स से बहुत ज़्यादा प्यार था मुझे 12th तक, तो इसलिए मैंने यही नाम उस वक्त सोचा था कि किसी चीज़ का तो रखूंगी। बाद में जाकर इंस्टाग्राम का हैंडल का ही यही नाम रख दिया। तो आप इसे जाकर जरूर फॉलो करें, वहाँ पर भी आपको कुछ अपडेट्स मिल जाएंगे हिंदी साहित्य से संबंधित, और एग्जाम वेट के ऑफिशियल चैनल पर भी मिल जाएंगे। तो आप दोनों को ही सब्सक्राइब करें। फिर आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बात कर लेते हैं मौलिक नाटकों को कैसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। कौन कौन से हैं पहले ये देख लेते हैं। वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रिका, विशस्य विषमौसुधम, भारत दूरदशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी और सती प्रताप। ये आपके हैं सारे के सारे मौलिक नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के। अब इनको याद कैसे करें, तो आप ना इनमें से या तो पहला या तो कोई ऐसा शब्द निकाल लीजिए जो कि आप जिससे कोई वाक्य बना सके, इन सबका मिला के एक वाक्य बना लीजिए। तो अगर एग्जाम में इसका क्रम पूछ ले या फिर इनमें से कोई सा दे पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक नाटक है या निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक नाटक नहीं है, तो ये आपको क्रम से फिर ऐसे याद नहीं रखना पड़ेगा। आप ये वाक्य दोहराएंगे, मन में रिपीट करेंगे और आपको याद आ जाएगा कौन सा पहले कौन सा बाद में, कौन सा है मौलिक नाटक कौन सा नहीं है। तो मैंने क्या बनाया था अपने समय पर, वैदिक सत्य के लिए चंद्रावली ने विष लेकर भारत की नील देवी से अंधेरे में प्रेम कर सती हो गई। थोड़ा अजीब सा वाक्य बनाएंगे तो ज्यादा आसानी से याद होगा, अजीब चीजें ज्यादा आसानी से याद होती हैं, जैसे कि मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। तो आप अगर इसे याद करते हैं इस तरीके से, या फिर अपना ही कोई बना सकते हैं, जैसे मैंने तो ये बनाया था, मुझे ये आसान लगा। अगर आपको अपना कुछ बनाना है, कुछ अटपटा सा वाक्य बनाइए पूरा एक, जिसमें इन सब में से कुछ ना कुछ आ जाए। मेरे में क्या था, वैदिक सत्य के लिए, तो वैदिक से वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, सत्य के लिए मैं सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली ने श्री चंद्रावली, विष लेकर विशस्य विषमौसुधम, भारत की भारत दूरदशा, नील देवी से नील देवी, अंधेरे में अंधेर नगरी, प्रेम कर प्रेम जोगिनी और सती हो गई, सती प्रताप। तो मैंने ऐसे बनाया था। आप भी इससे उदाहरण लेके कुछ अपना बना सकते हैं, अपना क्रिएट कर सकते हैं। और बाकी चीज़ों को जो जितने सारी संख्या में है, जैसे मौलिक नाटक बहुत सारे हैं इनके, इतने सारे क्रम से याद नहीं रहेंगे, हमें और भी चीज़ें याद करनी होती है एग्जाम के लिए। ऐसे ही और भी चीज़ें हैं हिंदी साहित्य में जो क्रम से याद नहीं हो पाएंगी, जिसकी लिस्ट लंबी है, तो उन चीज़ों को आप इस तरीके से, इस ट्रिक से कर सकते हैं। अगला देखते हैं इनके अनुदित नाटकों को, वो भी बहुत सारी हैं संख्या में। विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विखंडन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस और दुर्लभ बंधु। अब इतने सारे हैं, फिर मौलिक नाटक है, कैसे याद रहेगा। अब आपसे इनमें से, इसमें से कुछ दे दिया, कुछ उसमें से दे दिया, पूछ लिया निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक नाटक है, या पूछ लिया निम्नलिखित में से कौन सा अनुदित नाटक है या कौन सा नहीं है, तो उसको याद रखने के लिए कुछ तो क्रम डिसाइड करना ही पड़ेगा, कुछ ट्रिक लगानी पड़ेगी आपको। तो मैंने जो बनाया वो आपको बता देती हूँ, आपको ये पसंद ना आए तो आप अपना बना सकते हैं। ये सिर्फ एक तरीका है बताने का कि कैसे आप बना सकते हैं।
मैंने बताया था सुंदर रत्नावली ने पाखंडी धनंजय को कपूर खिलाकर भारत भेजा और राक्षस को बंधु बनाया। सुंदर से विद्या सुंदर, रत्नावली ने रत्नावली, पाखंडी धनंजय को, इसमें दो मैंने जोड़ दिया कि कुछ बन नहीं रहा था ठीक से, तो पाखंडी से हो गया पाखंड विखंडन और धनंजय से हो गया धनंजय विजय। कपूर खिलाकर कर्पूर मंजरी, भारत भेजा भारत जननी, और राक्षस को राक्षस से मुद्रा राक्षस, बंधु बनाया बंधु से दुर्लभ बंधु। तो इस तरीके से मैंने पूरा याद किया था। आप भी चाहते इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना कुछ बना सकते हैं, और इसी तरीके से अलग अलग तरीके से हम आपको हिंदी साहित्य में पढ़ाएंगे, चाहे आप यूजी का कोर्स ले, पीजी का कोर्स ले, या कोई सा भी कोर्स ले। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं और शॉर्ट तरीका कोई जानना चाह रहे हैं कि कैसे आपको सब कुछ याद रहे, तो ज़रूर जुड़े रहे हमारे साथ, बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोर्स अगर आपको लेना है तो वो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीनों कोर्सेज के लिंक है, यूजी का भी, पीजी का भी और नेट जेआरएफ का भी। आप उन पे उस फॉर्म को भर सकते हैं, हम आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में रचनाकार की अगली सीरीज में। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ, पढ़ते रहें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखें तब तक।